तेरे चेहरे में ओ जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 23 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हुई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं और आज फिर ताल ठोक के बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। 20 में से हमें 18 क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। 18 में से कोई शेर बता दे कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाए, गुलामी लिख दूंगा। ठीक है, 18 का 18 पढ़ाया हूं और हाल फिलहाल में पढ़ाया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपको एग्जाम देना है तो जरूर कवर कीजिएगा, है ना, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे तो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न है आपका कि 2011 के वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित करवाए गए थे। आपको याद होगा, एक बात पे मैं हमेशा जोर डालता हूं कि पूर्ण रूप से मेजबानी कराए गए 2023 में, पूर्ण रूप से मेजबानी। तो वहीं पर हम ये बात बताते आए हैं कि भाई जो मेजबानी 11 में भी कराया गया, लेकिन ये बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में कराया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। 2023 में जो मेजबानी किया है वर्ल्ड कप का इंडिया, ये पूर्ण रूप से किया है। क्या? पूर्ण रूप से किया है 2023 में, बता दिए। इसके अलावा जो 2023 के विजेता और उपविजेता रहे, ये कौन रहे भैया? तो पैट कमिंस के टीम ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तगमा है? तो छठा तगमा था, छठा खिताब था। भारत जो है फाइनल में कितने बार गए हैं? तो भारत, अगर आपसे कोई कल होके पूछ ले कि वर्ल्ड कप में भारत जो है रनर अप कितने बार रहे हैं, तो क्या मुंह उठा के आ जाओगे? नहीं, 2 बार रनर अप रहे हैं और 2 बार विजेता बने हैं, मतलब 4 बार फाइनल में गए हैं भारत। ठीक है भाई, एक एक चीज जहां तक एग्जामिनर नहीं सोचेगा, मैं सोच को आपको दूंगा। बस विश्वास करके देखिए और एनालिसिस के अन्य दिन भी मुझसे पढ़ के देखिए। 6 महीना मात्र दे दो, मैं आपको जीके जीएस में हीरो नहीं बना दिया तो मेरे नाम से जो भी करना कर लेना। ठीक है भैया, चलिए। इनके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। इसके 2 प्रथम एडिशन यानी 75 और 79 वाला कौन जीत लिया था? वेस्ट इंडीज, जहां पे विवियन रिचर्ड्स, क्लेव लॉयड हुआ करते थे। ठीक है भैया, इनके अलावा भारत पहली बार जो है वर्ल्ड कप के विजेता कब बने थे? तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप के विजेता 1983 में बने थे। कब बने थे? 1983 में बने थे। किसके अगुवाई में? कपिल देव के अगुवाई में, है ना। कपिल देव साहब जो है उस समय कप्तानी कर रहे थे और जो 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते, ये माही भाई के कप्तानी में जीते। देखिए, कपिल देव साहब को जो है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब के लिए आप जानते हो, और हरियाणा हरिकेन इनका नाम है ना, उपनाम दिया गया है। जैसे दवाल किनका नाम दिया गया है भाई? राहुल द्रविड़ को चाइना का दीवार या फिर दवाल कहते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। जंबो कहते हैं अनिल कुंबले साहब को। अनिल कुंबले साहब को क्या कहते हैं? जंबो कहते हैं। टर्मिनेटर कहते हैं किसको भैया? टर्मिनेटर कहते हैं हरभजन सिंह को कहते हैं। ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इनके अलावा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1973 में। आने वाले समय में इसी का नंबर है ना। 2025 में महिला वर्ल्ड कप कहां पे होगा? भारत के अंदर होगा। करंट सेक्शन की क्वेश्चन। 2027 में पुरुष वर्ल्ड कप, 23 के बाद 4 साल के बाद, तो 27 में कहां पे होगा? अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, माफ कीजिएगा, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये तीनों अफ्रीकन देश ही एक्चुअली। जिम्बाब्वे का पूर्व नाम क्या था? आप लोग कोई कमेंट करें, चलो मैं ही बता देता हूं, दक्षिण रोडेशिया। क्या भैया? दक्षिण रोडेशिया पहले कहते थे जिम्बाब्वे को। इसके अलावा T20 2024 जो पुरुष वाला होगा, यह अमेरिका और आपका वेस्ट इंडीज में होगा। यहां पे गलत छप गया है, वेस्ट इंडीज कर लीजिएगा। ठीक है भैया, और जो महिला वाली होगी T20 2024, ये अपना बांग्लादेश के अंदर होगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा और भी थोड़ा सा क्रिकेट से बता दूं, क्योंकि भाई सीजन चल रहा है क्रिकेट का, है ना। देखिए, क्रिकेट के आईपीएल से एक क्वेश्चन आपको अभी याद रखना है। सबसे महंगा खिलाड़ी तो क्या है भैया? ये आपका जो है मिशेल है ना, मिशेल नाम है उनका। तो ये आपका कौन खरीदा है? कोलकाता केकेआर खरीदा है 24.75 करोड़ में। ठीक है भैया। इनके अलावा दूसरा जो बात आपको याद रखना है क्रिकेट से याद रखना है कि आईसीसी अंडर 90 T20 फर्स्ट खेल के विजेता कौन? तो महिला। ये महिला वाला अभी पहला एडिशन हुआ था अंडर 90 वाला T20 फॉर्मेट में, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत जीता था, इंग्लैंड उपविजेता रहे थे। कब? 2023 की बात है। ठीक है भैया, ये सब क्रिकेट से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और भी रिकॉर्ड बदलता हुआ में आ जाएंगे। तो क्रिकेट में जो है ओडीआई क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी सताका मारने वाला जो हो गया है, ये कौन हो गया? विराट कोहली। ठीक है, 50 शतक बना के सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की जो है रिकॉर्ड को ध्वस्त किए इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में 3 जो है शुरुआती बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और विराट कोहली, भीके। ठीक है, भीके पांडे जी। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा आईसीसी पुरस्कार जो मिला है हाल में, उसकी भी थोड़ी सी जिक्र कर दे। देखिए मैं आंसर मिलाने नहीं आता, आपको पढ़ाने आता हूं। जो बच्चा टिकेगा वो जरूर झंडा गाड़ेगा, जैसे आपका चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ने गाड़ा था। ठीक है भैया, तो देखिए जो ये आपका आईसीसी क्रिकेट है, आईसीसी वाला जो आपको अवार्ड मिला है, लेटेस्ट वाला है क्वेश्चन है, तो पैट कमिंस को जो है आईसीसी ओवरऑल मिला है, जिसे कौन सा अवार्ड मिलता है? गारफील्ड अवार्ड मिलता है, सर सोबर्स गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है पुरुष को, है ना। तो पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलियाई है। और महिला वाले में मिला है किसे, है ना, नेट सीवियर ब्रंट, जो पिछली बार का भी था, 2022 के लिए भी वही था, 2023 में भी इसे ही चुना गया है। ठीक है, तो उन्हें क्या, कौन सा अवार्ड मिलेगा? है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड। कौन सा? है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड मिलेगा। ध्यान रखेंगे, अपना बिरटू भाई भी है और सूरज कुमार यादव भी है। सूरज कुमार यादव जो है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है, और बिरटू जो है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई में है 2023। ठीक है भैया, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला का प्रतिशत पूछा था, 48%। एक एक डाटा दे चुके हैं, हाल में ये भले नहीं दिए हैं लेकिन पहले दिए हैं। ये 48% है। पुरुष का कितना है भैया? 52% हो जाएगा। 48 52 स्वाभाविक सी बात है, दूगो में होगा, है ना। इनके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग पुरुष जो है 52% है। जनगणना 2011 में शहरी जनसंख्या, ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट में इसका नंबर है, तो ये 31.5% यानी 32% के समथिंग। घटा दीजिएगा, ग्रामीण निकल जाएगा 68% के समथिंग। जनगणना 2011 का डाटा है 45.46 जो है ये महिला साक्षरता रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है ना। और इसके अलावा 82.14 मेल लिटरेसी रेट है। इसके अलावा, है ना, ये 17.64 ये क्या है? डेकेडिकल ग्रोथ है, डेकेडिकल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? ये आपका 943 है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितनी है? 382 है। और टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। फर्टिलिटी रेट भी पूछता है तो 2.2 से लेके 2.3 के पास जो ऑप्शन रहेगा उसको मारने का है। ठीक है, तो ये जनगणना का डाटा है। बाद बाकी जनगणना से थोड़ा पास्ट खंगालते हैं। 1872 में मेओ के समय पहली बार जनगणना हुई थी। अच्छा, एक शहर का जनगणना अलग हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये इसमें और भी पहले होता है, तो ये अलग एक बात है। अगर भारत की जनगणना कहे तभी 1872, एक शहर की जनगणना भी कराए थे एक अधिकारी ने। ठीक है भाई, जो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूं। 1872 में हो, फिर 1881 से जो है ना, ये आपका रिपन बाबा के समय से लगातार 10 वर्षों पे होने लगी। आजादी के बाद पहली 10 वर्षीय जनगणना 1951 में हुआ, आखिरी जनगणना 2011 में हुआ। 2021 वाली जनगणना का डाटा अभी आया नहीं है, पता नहीं कहां अटक गया। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पशु होती है, ये पशु की जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो 5 साल पे होती है। आप गांव घर में देखेंगे कान में वो पट्टी लगा देता है, पशुओं को 5 साल पे जनगणना होती है पशु की। और जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनकी सर्वेक्षण कितने साल पे होती है दादा? 2 साल पे होती है। कौन करवाता है? एफएसआई करवाता है। कि कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं? तो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर आते हैं। ठीक है, और ये एफएसआई कहां है? देहरादून में स्थित है। पिछला जो डाटा है कब रिलीज हुआ था? 21 वाला 22 में रिलीज हुआ था। उसी प्रकार 23 वाला 24 में रिलीज होने वाला है वन सर्वेक्षण, है ना, वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट होता है ना। इसके अलावा क्रिप्स मिशन कब आया था? भैया कल भी बताया ना कि क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण, पीडीएफ में देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? 1942 में किए थे, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही। इसके अलावा गांधी जी इसी में डू और डाई का नारा दिए थे। गांधी जी के साथ सपोर्ट करने वाली महिलाओं में प्रमुख कौन है? अरुणा आसफ अली, जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ झंडा फहराने का काम किए थे। मैं कहीं से कहीं पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री तक ले जाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, साइंस तक ले जाऊंगा, ये मेरी क्वालिटी है। और इसमें अगर आपने रम गए, अगर आपने सीख लिया कि ये कैसे आता है, कैसे किया जाता है, यानी लिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो आप मास्टर हो जाओगे। किसी टीचर, किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जबकि बनकर कब तैयार हुआ था भाई? 1927 में। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के शिकार हुए, जिसके कारण अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। कैबिनेट मिशन कल भी बताए थे 1946 में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं है? क्योंकि 3 गो सदस्य तो था, तो चौथा एगो दे देगा कोई, आप पूछेगा आपसे आंसर, तो जो नहीं रहेगा वो आपको आंसर करना है। तो जो 3 गो सदस्य थे वो कौन थे भैया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन वाला है 1942, क्योंकि ये इंडिया के हितैषी थे। ठीक है भैया, इनके अलावा जो कैबिनेट मिशन है, इसका क्या मोटो था? संवैधानिक ढांचा को देना। ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन आ गया है। तो 3500 से 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है ऋग्वेद इस स्लैब में, यानी हो सकता है कि 3000 से 5000 वर्ष पूर्व रहा हो। ठीक है,
हो सकता है कि 3000 से 5000 वर्ष मतलब पुराना रहा हो। तो ये वाला आंसर आप मार सकते हो, क्योंकि इसके स्लैब बीच में आएगा ये, है ना। इसके अलावा ऋग्वेद सभी चारों वेद में सबसे पुराना है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 जो है मंत्र है। लेकिन अगर आपको कहे कि रिपीटिशन सहित मंत्र कैसा कितना है, बिहार के जो पीसीएस की एग्जाम होती है बीपीएससी, पिछले वाले में शायद ये क्वेश्चन आ चुका है कथन के रूप में कि जो ऋग्वेद में है ना, रिपीटिशन सहित यानी पुनरावृत्ति सहित जो है कितने मंत्रों की संख्या है। तो आपको क्या कहना है, 10,462, 10,000 माफ कीजिए 10,462 ओरिजिनल है और 10,580 जो है पुनरावृत्ति सहित है ना, रिपीट किया जाता है। 162 को जो है 118 को जो है रिपीट किया गया है, ठीक है। इनके अलावा ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, यह भी क्वेश्चन आपको सीजीएल पिछले साल पूछा था 23 में। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया, यह सुरक्षित है आपके एग्जाम में आने के लिए। सर्वाधिक बार नदियों का वर्णन सरस्वती नदी को जो है वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो अपना एक उपवेद होता है उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आयुर्वेद कहते हैं। सामवेद का गंधर्व वेद है, अपना अपना उपवेद है भाई। उसके अलावा जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं ना, उस पढ़ाकू को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, होत्र 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 कहते हैं। इसके अलावा भारतीय संगीत के जनक को क्या कहते हैं, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भी आपका धार्मिक अनुष्ठान होगा, अनुसंधान नहीं, धर्म में क्या अनुसंधान करना, क्या वैज्ञानिक है, क्या प्रयोगशाला है यहाँ पे, धार्मिक अनुष्ठान है ना, कर्म कांड, जो यज्ञ वगैरह की बात होती है। तो ये जो यज्ञ वगैरह की बात होती है, ये सब बात आपको कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। लेकिन जो जादू टोना है, विवाह गीत है, मंत्र नाश है, ये सब जो मिलेगा अथर्ववेद में मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जो भी मंत्र पंत्र है सब अथर्ववेद में चलो तो सकते में आ जाओगे, ठीक है। जो यज्ञ वाली बात है ना वो यजुर्वेद में है। इसके अलावा वेदांग कितने हैं भाई, 6 है। उपनिषद कितने हैं, 108 है। पुराण कितने हैं, 18 है। सबसे बड़ा और प्रमाणिक पुराण कौन से हैं, मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण किस वंश को जो है रिलेट करते हैं, तो बताइएगा, सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन है, सिमुक है, सिमुक। और इसके महान शासक कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा के सिक्का चलाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है। अब तक जितने करंट अफेयर पूछे हैं, आज कल के चौथे शिफ्ट में एक करंट अफेयर जो इंडो अमेरिकन डॉक्टर जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई अवार्ड मिला है, उनको छोड़ के सभी करंट अफेयर में आपको बताया हूं। ये भी बताया हूं नीरज चोपड़ा, और रैंक भी बताया हूं कि इंडिया का रैंक क्या रहा था। तो ये जो है नीरज चोपड़ा या फिर टोक्यो ओलंपिक में पूछा है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि ये जो है विश्व एथलेटिक्स में पूछा है, दोनों बताऊंगा। नीरज चोपड़ा जो है आपका गोल्ड ही जीता है दोनों जगह, चाहे तो टोक्यो ओलंपिक हो चाहे तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हो। अब आते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ये बुडापेस्ट की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कराया गया, जहां पे भारत को 21 पद के मिला, और वो मिला सबसे मैक्सिमम वाला गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड कौन जीता भैया, नीरज चोपड़ा, है ना। और रैंक क्या रहा इंडिया का, 18वां रैंक रहा, 18वां रैंक रहा इस प्रतियोगिता के अंदर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। वर्ष 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अच्छा वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। कहां पे, ओरेगन में। और 23 वाला कहां हुआ, हंगरी में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड भारत के नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया भाला फेंक में। और कितने मीटर थ्रो करके दिलाया था, तो 87.58 मीटर। इनको एक कंपनी ने गाड़ी गिफ्ट किया जिनका नंबर भी यही सेम है, ठीक है भाई। इनके अलावा गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को, डायमंड लीग जीतने वाले जो है ये आपका खिलाड़ी है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा के जैसे ही अनु रानी को आप भाला फेंक में जानते हैं। निम्नलिखित में से केरल का कौन सा नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली दिया गया था, वो ये हो गया एकदम फिनिश। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु को समर्पित ये नृत्य है और महिला प्रधान नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, कोई भी पुरुष इसमें भाग नहीं लेता है, इसीलिए आप इसमें कोई भी पुरुष कलाकार को नहीं पाएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया था, फिर बताता हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी कल्याण हो जाए, है ना। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य से भामा कल्पम नृत्य का पार्ट जुड़ा हुआ है, जैसे आपके मणिपुरी नृत्य से जोगई नृत्य का पार्ट जुड़ा हुआ है, जोगई, है ना, जोगई, ठीक है भाई। इसी प्रकार से पुरुष इसमें जो है कुचिपुड़ी में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। यह देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। यह आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से उत्पत्ति हुई थी इसकी। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप तक लाने या फैलाने का श्रेय जो है ये सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है।
इनके अलावा कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार में जो भी रेड्डी सरनेम है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, है ना, कौशल्या रेड्डी, ये जो भी है सब इधर आ जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती है, इसीलिए स्टार लगा दिया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को दर्जा कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी, है ना। भरतनाट्यम को पहले क्या कहते थे? सदीर अट्टम कहते थे, है ना। भरतनाट्यम को हम अग्नि नृत्य भी कहते हैं, लेकिन अग्नि फोक डांस भी होता है जो राजस्थान में किया जाता है ना। भरतनाट्यम एकल महिला नृत्य है, ध्यान रखेंगे, इसमें महिला भाग लेता है सिंगल रूप में, एकल रूप में। शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, अभंग, सभंग, त्रिरंग। और नृत्य के जो है 4 स्टेप किए जाते हैं, अलिरप्पू, जाति, स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, आर मुथु कनमल, नर्तकी नटराज, बैजंती माला, कुमारी कमला, बी हेरामनाथन, ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम के कलाकारों में से हैं। आर मुथुन कनमल को 2022 में पद्म अवार्ड दिया गया था, है ना। इसके अलावा कुमारी कमला, ये आपका ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के ताजपोशी में परफॉर्म करने गई थी। नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री जीतने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला भरतनाट्यम में। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली महिला है जो नृत्यांगना है। साथ ही साथ सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी भी कर लेती है। यामिनी कृष्णमूर्ति ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी भी कर लेती है। इन्होंने एक यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली में किया था, ये सब ध्यान रखेंगे। रुक्मिणी देवी कहाँ गई? ये रुक्मिणी देवी ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम नृत्यांगना है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, बता दिया अभी, सिर्फ महिला भाग लेते हैं, विष्णु प्रधान नृत्य है। ओडिशा नृत्य, ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी देवदासी परंपरा से उद्गत नृत्य है। इस नृत्य का साक्ष्य अगर आप शिलालेखीय फॉर्म में चाहते हैं तो आपको उदयगिरी का गुफा जाना होगा, है ना। उदयगिरी की गुफा में इसको शिलालेखीय फॉर्म में आप पा सकते हैं, है ना। इसमें इलियाना सिस्टारिस्टी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के कलाकार हैं। अन्य शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी सत्रिया, जिसमें सत्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी। सत्रिया नृत्य जो है ये आपका शंकर देव साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, असम का है, सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है 8 में। इसके अलावा भी मणिपुरी और उड़ीसा में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक संवैधानिक अधिकार वर्णित है? तो ये आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं होते? जब क्वेश्चन पूछा गया था तो पूरा डाटा दे दिए थे, तो 20 और 21 जो है आपातकाल में भी नहीं बदलते। फिलहाल मैं इसका जवाब देता हूं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा माना है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी के तहत रीट जारी करते हैं। और कोई भी आदमी की मौलिक अधिकार का जब हनन हो जाए तो यही 32 का प्रयोग कर जो है आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल चलिए आइए मौलिक अधिकार समझाते हैं। अरे भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, चिल्ला रहा हूं, है ना, लाइक कर देना दादा। संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। गाना गाने के लिए तो गला को रहने दोगे ना, सही है ना भाई। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य को कहां पे रखा गया है? मौलिक अधिकार ही यहाँ पे होना चाहिए। फंडामेंटल राइट की जगह FR लिखते हैं यहाँ पे। FR को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में रखे गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी 1922 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 है मानव तस्करी पे रोक और 24 है बाल श्रम पे निषेध। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का प्रयोग करके रीट जारी करते हैं। जनता के मौलिक अधिकार के हनन होने पे इन्हीं आर्टिकल के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया है। देखिए मैंने आपको बताया है भाई, DPSP हो, फंडामेंटल राइट हो या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो, ये तीनों कॉमन रहते हैं। SSC के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इन तीनों पार्ट से जरूर रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में? ये क्वेश्चन एक अलग पूछा गया है। मौलिक अधिकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ऊपर व्याख्या देख लिए 25 से 28। इसके अलावा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? सवेरे वाले क्लास में बताए हैं, वेट लिफ्टिंग के संबंधित है मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक मिला था वो मीराबाई चानू को मिला था। और जब पत्रकार ने कहा था कि अब इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बोलते हैं इस समय तो मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिज्जा
नहीं खाई हूं। तो जो है कई पिज्जा कंपनी जो है इनको फ्री कर रखा है, ये भी बात आप जाने होंगे। मतलब कहने का मतलब था, छोटा सा बात में बहुत गहराई छुपा हुआ था कि मैं बहुत दिन से इतना बिजी हूं अपने काम में कि मैं खा नहीं पाया हूं। ये नहीं कि आर्थिक रूप से कमजोर हूं, ठीक है भाई, समझ रहे हो, उस बात में बहुत जो है गहराई छुपा था। ऐसे पिज्जा खा के हंसी में नहीं उड़ाना है, वो एक दिल पे लेना है कि क्या भूल गया ये, ठीक है भाई। इसके अलावा कृष्णा पाठक, वरुण कुमार, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, तरक सेन सोरेन, है ना, शिबू सोरेन सुने होंगे अभी, है ना, अभी हेमंत सोरेन को सुने होंगे, नीलकंठ शर्मा, मनदीप सिंह, सुमित, ये सब हॉकी से है। हेमंत सोरेन साहब जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अभी थे, अभी उनके पत्नी है, और वो जो है अभी पूछताछ में गए थे ना। इनके अलावा भारत की हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में जो है हुआ था, 1975 में जीता था भारत हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। 1971 में हॉकी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो भारत हॉकी वर्ल्ड कप जीता था ये 1975 में जीता था, हुआ हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था, ठीक है, करेक्ट करके देता हूँ। इसके अलावा ग्रेस एक्का, मोनिका, नवनीत, वंदना कटारिया, नवजोत कौर, ईशा चौधरी महिला हॉकी के खिलाड़ी हैं। अभी देखिए जो सवेरे बताया था वहीं से कॉपी पेस्ट किया हूं, तो देखिए यहाँ पे है मीराबाई चानू, कर्नो मलेश्वरी, जेरेमी लाल रुंगा, कुंजरानी, वेंकट राहुल, सतीश शिवलंगम और मीला देवी सभी भारतीय वेटलिफ्टर है। तो यहाँ से ये पहला वाला छपा है। इसके अलावा ज्योति याराजी, जाके कोई वेरीफाई कर सकता है, 10:30 10:15 बजे क्लास पोस्ट किए थे भाई। ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश की बाधा दौड़ की खिलाड़ी है। निखत जरीन हो गया, मैरी कॉम हो गया, स्वीटी बुरा हो गया, नीति घनघस, लवलीना बोरगोहेन सभी भारतीय मुक्केबाज हैं। इनके अलावा भारत की सबसे लंबा बांध पूछ लिया है, सब दिन तीनों बताता है एक साथ। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध परियोजना है। अब मैं इसे पंचवर्षीय योजना के साथ रिलेट करता हूं। हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, 5 IIT, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी के सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में आया था। ये पंचवर्षीय योजना के साथ रिलेट किया हम। अब फिर से आ जाते हैं नदी और बांध पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है। कल अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान पूछा गया था जो मनीला फिलीपींस के अंदर है। एडीबी का मुख्यालय भी फिलीपींस के अंदर है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। फैक्ट तो इतने भरे हैं ना कि 3 दिन लग जाएंगे इसी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भाई, है ना। लेकिन आप लोगों को बुरा न लगे, कितने तो बोलते हैं कि सर के ऊपर चला जाता है ना। तो ऐसे बच्चे की मुझे भी जरूरत नहीं जिसको सर के ऊपर से जा रहा हो। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अपनी फेम नहीं चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा महानदी पर प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद। गोदावरी पहला, कृष्णा दूसरा और महानदी तीसरा। अब इन तीनों की उद्गम भी पूछ लेते हैं। महानदी जो है आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी आपको महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी डैम है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में। 261 मीटर से अधिक ऊंचाई है इनकी। इनके अलावा भारत में सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना ग्रेविटेशनल वाला, तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे आप लोग बताइएगा, NH-44 है, इन्हें लिख दिया है। इनके अलावा कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र बता दिया था ना। और ये ग्राफ तो आप पहचान लिए होंगे आराम से, है ना। तो ये ग्राफ भी पहचान लिए होंगे। तो ये भारत के जो है आपका पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कुडनकुलम कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भाई तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रावत भाटा में आ जाते हैं। रावत भाटा, ये रावत भाटा आपका RJ के अंदर है ना। इसके अलावा नरौरा आपका आ जाता है कहाँ पे भाई? यूपी के अंदर है ना। इसके अलावा जो गुजरात में है ना, गुजरात में कलपक्कम गुजरात में नहीं है, गुजरात में है ना, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए एक सेकंड, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। गुजरात में भी है एक। इसके अलावा अंटार्कटिका का भारत का अंटार्कटिका में स्थित, हाँ, काकरापारा, ताप्ती नदी पे काकरापारा, याद आ गया, काकरापारा है ना, काकरापारा ये भी है ना, ये याद आ गया भाई, है ना, भूल रहा था, बताइए। इसके अलावा भारत का अंटार्कटिका में स्थित प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री होता, लास्ट में 12 में भारती, और जो आर्कटिक क्षेत्र में है, आर्कटिक मतलब जो उत्तरी ध्रुव में होती है, तो ये हिमाद्री है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ये भी पूछा है। गंगा नदी सबसे लंबी पूछा है। गंगा नदी तंत्र कल भी बताया था आपको, गंगा नदी तंत्र, है ना। गंगा नदी तंत्र क्या होती है कल भी बताया था।
तो गंगा नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चलता है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है या फिर गंगोत्री हिमानी से निकलती है ना। यमुनोत्री हिमानी से कौन निकलता है? यमुना। ठीक है, जब अलकनंदा और भागीरथी दो जल स्रोत देवप्रयाग में मिलता है तो गंगा कहलाता है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते चले जाते हैं। कहाँ पे भैया? आपका बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में जाने के बाद। ठीक है, इसके अलावा गंगा की प्रथम सहायक नदी बताया था रामगंगा, उत्तर की तरफ से आके मिलते हैं, जो रामगंगा नेशनल पार्क है वहीं से निकलती है ये नदी। इसके अलावा गंगा की अंतिम आखिरी सहायक नदी भारत में महानंदा है। उसके बाद जो भी सहायक नदी है बांग्लादेश में है। गंगा नदी जिस प्रकार से दो धाराओं से मिलकर बना था उसी प्रकार से दो धाराओं में बंट जाते हैं भारत छोड़ने के पहले। तो एक धारा जो इंडिया में रह जाती है इसे हम हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम पद्मा कहते हैं। लेकिन पद्मा कब तक कहते हैं? जब तक उसमें ब्रह्मपुत्र की धारा न मिला हो। ठीक है, अब देखिए पद्मा कितना दूर मैं कलर करता हूं उतना ही दूर के पोर्शन को कहेंगे पद्मा। देखिए ये वाली पोर्शन को कहेंगे पद्मा। ठीक है, जो लाल कलर किया, लाल तो पहले से बहुत सारी चीज है, अलग कलर लेना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मैं नीला कलर किया हूं इतना ही दूर है पद्मा। जैसे ही ये धारा मिल गया, जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र की धारा आके मिल गया, इंडिया में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकल के भारत होते हुए जाता है बांग्लादेश। ठीक है, तो जैसे ही ये मिल गया अब ये वाली पोर्शन जो है ये क्या हो गया? ये मेघना हो गया। क्या हो गया? मेघना। तो आपने बहुत कंफ्यूजन होना तो यहां से कंफ्यूजन दूर करना जी, है ना। तो ये आपका जो है गंगा नदी निकला, दो भागों में बटा, हुगली बना, बांग्लादेश में गया, पद्मा कहलाया, फिर मेघना कहलाया। मेघना कब कहलाया? जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई तब। अच्छा, इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ना यमुना कहते हैं, उनका तो अलग ही एक कहानी है। ठीक है, इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो जाएगा और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती की मिलान होती है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, है ना, और जो सोन है ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। दोनों बात ध्यान रखेंगे। गंगा की टोटल लंबाई जो है वैसे 2525 किलोमीटर है इंडिया के अंदर, है ना। इनके अलावा जो है आपका जो तिब्बत से निकलती है, आपका ये देखिए तिब्बत से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये ज्यादा लंबा है मतलब किसके तुलना में? गंगा के तुलना में, है ना। लेकिन बहने के आधार पे इंडिया से निकलने वाली नदियों की तुलना में सबसे लंबी नदी गंगा होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इंडिया से तो नहीं निकलती, वो तो तिब्बत से निकलती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी होके भी सबसे लंबा नदी नहीं है इंडिया का। ठीक है भाई। इसके अलावा गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। इनके अलावा भारतीय भूभाग के बाहर से ओरिजिनेट होने वाली नदियों में सबसे बड़ी कौन है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से दो बात ध्यान रखेंगे, कहां से निकलती है? चेमाडिंग ग्लेशियर आपका जो है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से, और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहान कहते हैं। मानस, तीस्ता, लोहित, बराक, है ना, ये सब जो है इनके सहायक नदी में से है। इनके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति किस आर्टिकल में है? भैया 55 में है। कितने में है भैया? 55 में है ना। पकानी, कोका, दियो दसम पढ़ा दिए हैं। 52 से लेकर 61 तक लगातार वर्क करता है। पकानी 52, 53, 54, 55, दियो, है ना, दुओ, पकानी, कोका, कोका नियो दसम, तो ये जो है आपका, है ना, तो ये जो है 55 में हो जाएगा। अगर निर्वाचन पद्धति रीति कहेगा तो 55, है ना। अगर निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है तो 52, 53, 54 हो जाएगा कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधान सभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, है ना, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो मैं एक लोगों से आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि संसद के कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? यह मान लिया जाए कि जो संसद की जो कैपेसिटी है लोकसभा और राज्यसभा का, वो अपने फुल फ्लेज पे है ना। जैसे 550 है तो 550 फुल है, 250 है 250 फुल है। ठीक है, यह मान लिया जाए, तब बताइएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने जने भाग लेते हैं। इनके अलावा पकानी को का जो बता दिए थे कि क्या क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे प से होता है पद, क से होता है कार्यकाल, नी से होता है निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, फिर निर्वाचन पद्धति, है ना, फिर कार्यकाल, फिर दोबारा चुना जाने वाला, फिर योग्यता, है ना, फिर आपका लास्ट में आएंगे तो महाभियोग, फिर शपथ, ये सब जो है आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है।
है ना। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श 143 से लेते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति 76 से, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति 155 से, कहा गया इधर है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन 280 से, राष्ट्रपति संसद के ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना 108 से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के 1 से, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 से। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य में, तो ओडिशा का है डंडा यात्रा। फटोरपा यात्रा उड़ीसा का, मैं सब गोवा का। सब यात्रा वाले को एक दिन धोया था, सब यात्रा वाले को एक ही दिन लपेटा था। उसी प्रकार से मैं फिर से बता दूं, याद दिलाता हूं आपको, किसी क्लास में सभी राज्य के मार्शल आर्ट नृत्य को मैं एक ही साथ धोया था, तो आप लोग जो है जरा देख लीजिएगा, है ना। तो भाई उड़ीसा का हो जाएगा। धनु यात्रा, है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा में। कोणार्क नृत्य महोत्सव, नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, राजा पर्व, ये सभी उड़ीसा में। उड़ीसा का एक रिजर्व पूछा जाता है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहीर माथा अभयारण्य, है ना, गहीर माथा अभयारण्य, नंदन कानन, रेलवे पूछता था, अब नहीं पूछता है नंदन कानन। ये सभी उड़ीसा। महेंद्रगिरी की चोटी, उदयगिरी की गुफा, है ना, ये सभी के सभी जो है आपका कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा के अंदर मिलेगा। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। ये प्रमुख तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा। इसके अलावा फटोरपा यात्रा ये कहाँ मनाते हैं, ये गोवा के अंदर मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में खाली यात्रा मनाते हैं। मेदराम यात्रा तेलंगाना में एक प्रकार का मेला, जो इंडिया का दूसरा सर्वाधिक बड़ा मेला, कुंभ मेला के बाद कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जन औषधि एक्सप्रेस कब चला था, मार्च 2023 में चला था। भारत का एक रैपिड ट्रेन चला है जिसे नमो भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यह रैपिड ट्रेन की शुरुआत जो है 2023 अक्टूबर में हुआ है। मोदी साहब ने इसे झंडा दिखाया था, तो ये भी वीवीआई कर लेंगे। इनके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाया गया है। हालांकि मैत्री एक्सप्रेस पहले से चलती है, लेकिन मिताली एक्सप्रेस आफ्टर कोरोना चलाया गया, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इंडिया का, ट्रेन में आ गया तो ट्रेन में बैठ जाइए, मालगाड़ी है तो इसका नाम है भाई बासुकी। क्या नाम है, बासुकी। बासुकी नाग का नाम था ना, तो वो सबसे बड़ा मालगाड़ी है बासुकी। इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा दूर तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, पहले भी बता रखा हूं भाई, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है आज। यहाँ देखिए नीचे में मैं यहाँ पे @ लगा दिया हूँ, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है। हालांकि मैं फैक्ट में लिख लिया था तब देखा, ठीक है। तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा एक क्वेश्चन। इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 2019 में चलाया गया था, बनारस, BSV होता है कोड, और आपका जो है NSDL, ये आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहां तक जाता है, NSDL नहीं होता है, न्यू दिल्ली का कोड मुझे अभी याद नहीं है रेलवे का, क्योंकि मैं दिल्ली जोन में तो हूं नहीं, मैं तो मध्य रेलवे में, तो इधर का याद रहता है मुझे। तो ये बनारस का है। इसके अलावा जो आपका ट्रेन से और भी बात करेंगे, तो ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुआ था। किसके काल में हुआ था, डलहौजी के काल में हुआ था। कहां से कहां चला था गाड़ी, तो मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर की दूरी तय किए थे, तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ था, 1925 में, 1924 के एक वर्थ कमेटी के अनुसार, है ना। फिर से कब एक साथ बजट पेश किया गया, तो 2017 में। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन है, अभी रेल मंत्री कौन है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी बंधु, किसी भी साथी को अगर SSC की एग्जाम में चाहते हैं कि GK GS मेरा अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर करना है, तो 2 डे एग्जाम का सेल चल रहा है। आप 2 डे एग्जाम का मात्र 70 रुपए की PDF लेके 113 क्लास की मेरी प्रैक्टिस सेट वाली PDF मिलेगी, जो घंटों भर का क्लास होता है ना। 113 क्लास की PDF अगर आपने कर लिया, उतना भी करने की जरूरत नहीं, आधा भी करोगे, 25% भी उसका कर लोगे तो हो जाएगा जी, है ना। तो 113 क्लास की आपको PDF मिलेगा, 20 PDF टॉपिक बैच मिलेंगे, और एनालिसिस जो मैं करवाऊंगा वो मिलेगा। तो आप 70 रुपए में जो है बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। जो बच्चे BSSC की तैयारी करते हैं उनको 35 क्लास की वीडियो BSSC की मिलेगी, तो भी बाय कर सकते हैं। जो UPP का, अब तो अभी नहीं बोलूंगा UPP पे कुछ, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, री एग्जाम होगा तब बात करूंगा, और होना चाहिए जिस प्रकार से बच्चों की मांग है, मैं भी सपोर्ट करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 23 फरवरी 2024 और आज जो है SSC GD का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त होती है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ।
दोस्तों एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट आपको कवर करते चलना है आने वाले, अगर आप समय में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके अगर ये एग्जाम देने वाले हैं तो एनालिसिस आपको रोजाना फॉलो करना है, फैक्ट को देखना है, पीडीएफ अगर आप लिए हैं तो रिवीजन करना है, और वीडियो जो भी आप देख सकते हैं देखिएगा, जहां तक फायदा ही करेगा, है ना। और अगर लास्ट के 10 वीडियो भी देख लिए ना प्रैक्टिस सेट वाला, तो समझ लीजिए जीके जीएस 70% तो ऐसे ही बन जाएगा, अगर आप पहले नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी। चलिए पहला जो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है। अभी कल ही बात किए थे कि जो 5 ईयर प्लान है ना, 5 ईयर जो प्लान है ये कहां से लिया गया है, स्टालिन की देन मानी जाती है, सोवियत संघ रूस की देन मानी जाती है। सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व स्तर पे ये बात लागू होती है। तो एक तो आपका पंचवर्षीय योजना हो सकता है, एक आपका मौलिक कर्तव्य हो सकता है, और यहां से भी आगे मैं आपको पहले ही बता दूं या बता दिया था कि रूस के संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य भी लिया गया है। देखिए प्रस्तावना जितना जल्दी आप बोल लेते हो उतना जल्दी इससे क्वेश्चन जो है बन नहीं पाती है। खाली प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की शुरुआती शब्द, ये सब अलग अलग चीज से लिया गया। यहां से 3-4 चीज पहले प्रस्तावना से सीखेंगे हम, ठीक है। आइए, संविधान का कुंजी कहा जाता है जी प्रस्तावना को, है ना, प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान का आत्मा जो है किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैं पहले प्रस्तावना के बारे में बात कर रहा था, तो रूस के संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की शुरुआती शब्द अगर आपसे कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां पे प्रस्तावना से 4 बात आपने सीखा है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा, या तो 5 ईयर प्लान होगा, या प्रस्तावना की जो है जो आर्थिक न्यायिक ये शब्द है ये है होगा, हो सकता है, या फिर मौलिक कर्तव्य हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज रसिया से हो जाएगा। अब आते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है क्रियाकलाप लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों के जो पद की हटाए जाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो आपके अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये भी राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अनुसार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका पढ़ा चुके हैं पहले, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। देखिए ब्रिटेन के संविधान में आपने 2 बार विधि सुना, एक बार विधि निर्माण प्रक्रिया और एक बार विधि का शासन। लेकिन एक बार विधि जो आप सुनेंगे वो जापान का होता है। वो क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसे VVI करके रखेंगे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की पेयर बनते हैं ब्रिटेन के साथ। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, और राज्यसभा में जो निर्वाचन होते हैं सदस्य 238, ये पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है, जो भाग 4 में रखा गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। साथ ही साथ जो राज्यसभा के अंदर सदस्यों का नामांकन होता है, जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है जो आर्टिकल 55 में वर्णित है, तो ये भी फैसिलिटी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक एक बात को तोड़ के समझेंगे, काम ज्यादा दिन तक आएगा, है ना। इनके अलावा अल्पकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, माफ कीजिएगा, जर्मनी से है। 3 आर्टिकल है अपने पास, 352, 356 और 360। 360 वाली आपात स्थिति अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, वित्तीय आपात कहते हैं। 352 को राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और 356 को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व का नारा जो दिया गया था, ये एक्चुअली फ्रांसीसी क्रांति 1789 की नारा है। यहां से हम अपने संविधान में इन्हें अडॉप्ट किए हैं, तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। इसके अलावा शेफाली वर्मा का संबंध कल या परसों की, कल ही की PDF में देख लीजिएगा, शेफाली वर्मा, जहां पे आपको अंजुम चोपड़ा जी पूछा गया था। तो ये क्रिकेट से है। ICC अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो पहला एडिशन था, ये दक्षिण अफ्रीका में कराया गया था 2023 के अंदर, और विजेता भारत बने थे। तो उस भारतीय टीम के कैप्टेंसी कौन कर रही थी, तो शेफाली वर्मा मैडम कर रही थी, ठीक है भाई। इनके अलावा जो है इस प्रतियोगिता में उप विजेता कौन रहा था, तो इंग्लैंड को हराया था भारत। इनके अलावा WPL आपने सुना होगा, 2023 में WPL हुआ, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिस प्रकार से इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसी प्रकार
प्रकार से। तो ये WPL 2023 में शेफाली वर्मा दिल्ली टीम के यानी दिल्ली कैपिटल के जो है कैप्टेंसी कर रही थी। दिल्ली कैपिटल फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल का तगमा जो है मुंबई इंडियंस के हाथ गए। ठीक है, इसके अलावा उमा छेत्री मैडम, ये उमा छेत्री जो है ना, ये सुनील छेत्री को सुन के फुटबॉल से नहीं लगा देना। ये जो उमा छेत्री है ये आपका क्रिकेट में पदार्पण करने वाली प्रथम असमिया महिला बनी है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, असम से है। मिताली राज, ये जो है इंडिया में 10,000 रन तक बनाने वाली है ना प्रथम महिला क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, ये सभी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनके अलावा मनिका बत्रा, सर्थ कमल, साथिया गणेशन शंकर, नेहा अग्रवाल, कमलेश मेहता, सौम्याजीत घोष, अंकित दास, मानव ठक्कर, सृजा अकुला, हरमीत देसाई, इंदु पुरी और भाविना पटेल, ये सभी के सभी किससे हो जाएंगे? टेबल टेनिस से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? टेबल टेनिस से हो जाएंगे। इनके अलावा भारतीय फुटबॉलर में आएंगे महिला में तो मनीषा कल्याण। अदिति अशोक की बात करें, महिला गोल्फर हैं। अदिति स्वामी तीरंदाजी के हैं। वैशाली रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर, भाई बहन की जोड़ी प्रागनंदा की बहन है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, अनाहत सिंह स्क्वैश, है ना। ग्रेस एक्का, मोनिका नवनीत, मोनिका अलग है, नवनीत कौर, वंदना कटारिया, नवजोत कौर, इशिता चौधरी, सभी महिला हॉकी के खिलाड़ी है। अब ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश के हर्डल रेस की खिलाड़ी हैं। निखत जरीन, है ना, स्वीटी बुरा, मैरी कॉम, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन असम के, है ना। तो ये सभी के सभी जो है क्या है भैया? महिला मुक्केबाज है। ठीक है, इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन असम के हैं, है ना, ये पूछा जाता है। और निखत जरीन जो है ये तेलंगाना के हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा मीराबाई चानू आज पहले शिफ्ट में पूछा गया। मीराबाई चानू, कर्नो मलेश्वरी, जेरेमी लाल रुंगा, कुंज रानी, वेंकट राहुल, सतीशन शिवलंगन, उर्मिला देवी, ये सभी के सभी वेट लिफ्टर हैं। 2023-24 में बजट में कितनी प्राथमिकताएं दी गई थी? अरे शेरों भाई साहब, मैं आपको बताया था कि भाई सप्तर्षि बजट पहली बार पेश की जा रही है। सप्तर्षि मतलब, है ना, 7 चीजों को इंक्लूड करने के कारण ही इसका नाम सप्तर्षि दिया था। वैसे सप्तर्षि जो है तारा का समूह भी होता है। तो ये 7 चीज कौन कौन से हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूं। ये आपके साथ यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, है ना, अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कभी कभी फंस जाता है, तो ये आप जानते हैं, है ना। तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो मैं नहीं बोल पाता। जैसे एक अम्रबल बिल्ली है, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, निकलता नहीं मेरे मुंह से। जो आपके भरतनाट्यम के कलाकार हैं तो उसमें माइंड ना करें दोस्तों, है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, है ना। तो ये जो आप 7 चीजों को शामिल किया गया था, इस बजट को हम नाम दिए थे सप्तर्षि बजट। हम नहीं दिए थे, भारत सरकार दिया था भाई। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी जी, गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई साहब, और सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई साहब। तो इन तीनों साहब को जरूर याद रखेंगे। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1925 में 1924 के एक वर्थ कमेटी के अनुसार, और फिर रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया गया 2016 के अधिनियम के थ्रू। 2017 में पहली बार रेल बजट और आम बजट जो है स्वतंत्र रूप से पेश किया गया। बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2021 में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20 फरवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस। देखिए जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष से शिक्षा की दर में तीव्रतम विकास हुई इंडिया के अंदर, जनगणना 2011 के रिलेशन में। ठीक है, वहीं पर मैंने लास्ट जब मैंने क्वेश्चन को ऐसे स्लाइड करके आगे बढ़ाऊं तभी मैंने एक बात बताया है, सुन सकते हैं आप जाके। कोई भी बात मैं हवा में नहीं करता भाई, मैं हवाबाज नहीं हूं, है ना। तो ये जो है मैंने बताया था कि भाई कोरोना जो रहा, कोरोना 2021 में, तो ये विश्वव्यापी मंदी लाया, जिसमें इंडिया में भी आए। तो इंडिया में मंदी जो है ये 23 दशमलव तक, मतलब 23 दशमलव कुछ तक पहुंच गए। तो सबसे अधिक हरियाणा को प्रभावित किया था। तो यहां पे आज हरियाणा आंसर होता है। तो कौन सा लफ्ज कब छप जाए ये मैं भी नहीं जानता। आजादी के समय साक्षरता दर 17 से 18% होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आने वाले समय का ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। नीति आयोग के द्वारा जो MPI इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसमें सबसे निचला पायदान बिहार को दिया गया, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक GDP में योगदान महाराष्ट्र का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। इनके अलावा दूसरा इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ? यह 1852 में हुआ था, दूसरा इंडो बर्मा युद्ध। इंडो को आप आंग्ल भी लिख सकते हैं ना।
इसके अलावा पहला अंग्ल अफगान युद्ध 1839 में 39 से 42 तक लड़ा गया था, पहला अफगान अंग्ल युद्ध। इसके अलावा पहले अंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सूरत की संधि होती है, इसके तहत ये शुरू हुआ था। और सलावाई की संधि आपसे पूछा जाता है 1782, इसके तहत यह बंद हुआ था। आपसे कई दफा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि सलावाई की संधि कब हुई, तो 1782 ध्यान रखिएगा, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद। इसके अलावा द्वितीय अंग्ल मराठा संघर्ष वसीन की संधि, ये भी पूछा जाता है 1802 में। ऐसे एक्चुअली ये वसीन नहीं है ना, इस प्रकार से है, अब वसीन है, ये वेसिन नहीं है, वसीन है ना। इसके अलावा तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1818 में हुआ था। देखिए 1818 से एक चीज और याद रखिएगा, अब याद आ गया तो बताए बिना थोड़ी जाओगे। सांची का जो स्तूप है ना, इसका जो है 1818 में खोज हुआ था। क्या? सांची का स्तूप का जो है ना खोज हुआ था, है ना। बनाया भले अशोक साहब ने है, लेकिन इसके खोज का जो श्रेय है ये हेनरी टेलर को दिया जाता है, हेनरी टेलर को दिया जाता है। इसके अलावा प्रथम अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, 3 प्रमुख इतिहास में कर्नाटक युद्ध होता है। पहला 1746 में हुआ था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसे बार्डीवास का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध क्या होती है कि निर्णायक सिद्ध होती है, और भारत में जो है फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई और अंग्रेज की विजय हुई थी 1760 में बार्डीवास के युद्ध में। इसके अलावा प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, यह हैदर अली के समय 1767 में हुआ था, है ना। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान हो गया था। तराइन की 2 लड़ाई होती है, वैसे तो 3 होती है, 3 वाला 1215 में रख लीजिएगा, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच इल्तुतमिश जीतता है, लेकिन 2 इंपोर्टेंट है, 2 1191 और 1192, दोनों में सेम कैरेक्टर है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान साहब विजय हो गए और दूसरे वाले में गोरी विजय हो गए। पानीपत की 3 लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजय। दूसरी बार पानीपत की 1556 में लड़ाई हुआ अकबर और हेमू के बीच, अकबर विजय हुआ। तीसरी बार 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें अहमद शाह की विजय हुई। ठीक है भाई। इनके अलावा जौहर कप किस खेल से संबंधित है ना। जौहर कप, अच्छा कोई बच्चा कमेंट करना भाई कल एग्जाम है कि नहीं। जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, है ना, हॉकी से है। सुल्तान जौहर कप मलेशिया में होती है, खेल मलेशिया में होती है। 2023 में इसके विजेता जो है जर्मनी है, जर्मनी को गोल्ड मिला है जौहर कप में 2023 के अंदर। अगर आपसे भारत का पूछे तो भारत को कांस्य मिला है ना, कांस्य मिला है यहाँ पे। इसके अलावा भारत 3 बार जौहर कप के चैंपियन रह चुके हैं, यानी 3 बार गोल्ड जीत चुके हैं। हॉकी के अन्य प्रतियोगिता में आएंगे तो नेहरू कप, रंगास्वामी कप, महाराणा रंजीत सिंह ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक ट्रॉफी, है ना, ध्यानचंद कप, बेटन कप, आगा खान कप। इसके अलावा बैडमिंटन के प्रमुख में उबेर कप और थॉमस कप, यूनेस्को कप। देखिए मैंने उबेर कप और थॉमस कप के बारे में बता दिया है। उबेर खाली फीमेल भाग लेती है और थॉमस कप जो है खाली मेल भाग लेती है। इसके अलावा टेबल टेनिस की प्रमुख कप क्या है? कार्बिलोन पहाड़ी, है ना, कार्बिलोन कप है ना, कार्बिलोन कप है और स्वाथिलन कप है। इस प्रकार से असम में एक पहाड़ भी है तो वहां में भाग गया था, है ना। इसके अलावा गोल्फ के प्रमुख जो राइडर कप है, राइडर कप है, वाकर कप है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी नहीं है क्या असम के अंदर, तो इसी प्रकार से नाम है, तो वहां मैं चला गया था, है ना। इसके अलावा फुटबॉल के प्रमुख कप कोलंबो कप, जूल्स रिमेट कप, मर्डेका कप, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी। आप लोगों से क्वेश्चन, मर्डेका पैलेस किस राज्य में स्थित है ना, मर्डेका सेम रहेगा, पैलेस लिख दिया हूं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है भाई? बृहद्रथ। कौन है भाई? सब दिन पूछता है, ये तो हद कर दिया है, बृहद्रथ, है ना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो हराकर किसे? नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को। इनके अलावा गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्ता, आखिरी शासक स्कंद गुप्ता, है ना। इसके अलावा हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक उदयन का पुत्र, है ना। ये हर्यक वंश, अजात शत्रु भी इसी वंश के हैं, पितृहंता वंश थे, मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट पूछा था तीव्र समावेशी विकास, उद्देश्य है ना, तीव्र समावेशी विकास रखा गया था। आज सवेरे ही सारे बता दिए थे, मेरे ख्याल में कल के चौथे शिफ्ट वाले जो एनालिसिस कराया उसमें सारा दिया गया, वहीं से कॉपी पेस्ट किया हूं, देखिए। इसके अलावा
प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भैया, है ना, किया था, है ना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, है ना, विशेष बल दिया गया कृषि पर। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाजवादी समाज की स्थापना करना, विशेष बल दिया गया भारी उद्योग पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता के साथ, है ना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, है ना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थ का जो योजना का जो उद्देश्य था, आस्थायुक्त के साथ विकास करना, है ना, तो ये है आपका, तथा अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये चौथा में है कि भाई एक जो है सस्टेनेबल टाइप से जो है आपको विकास और आत्मनिर्भरता चाहिए था। पांचवा में क्या है, गरीबी जो है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। छठ मैंने बताया था सवेरे कि भाई गरीबी 3 जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है उद्देश्य में, 5 ईयर प्लान में, तो एक ही जगह खाली पंचवर्षीय योजना मत मानना, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता ये 5वीं में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में, एक सेकंड कहाँ गया भैया, गरीबी एक और जो है गरीबी मैं बताता हूँ, रुकिए। 8वीं पंचवर्षीय मानव संरक्षण, 9वीं पंचवर्षीय उद्देश्य नए अपने वित्त के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। देख रहे हैं तो यहाँ 2 जगह हो गया, एक जगह और है गरीबी जो आप देखेंगे आगे 6ठी पंचवर्षीय योजना में होगा, शायद देखते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं में है। 6ठी में क्या है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए 2 बार गरीबी हो गया, एक बार तो गरीबी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं में, गरीबी और रोजगार की वृद्धि 6ठी में, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना की जो बात है ये रखा गया था भाई 10वीं में। तो तीनों बात बाद बाकी यहाँ पे और भी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास करना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है ना, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा दुनिया के सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रसिया के संविधान से, यहीं से क्वेश्चन तो आया है कि रूस से क्या लिया गया है, ठीक है भाई, तो ये रसिया से लिया गया है। बाद बाकी ये सब मैं बात कर ही लिया था, पहला दूसरा तीसरा किसके मॉडल पे थे, कब से कब तक अवधि होती है, ये सब बात कर लिए थे। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, है ना। तो पहला था भैया मौखिक रूप से तो बता ही दूं, पहला था हेराल्ड डोमर के मॉडल पे, दूसरा था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे, है ना, तृतीय थे सुब्रमण्यम मॉडल पे, चौथा था आपका रुद्र एलन मॉडल पे, ठीक है। इसके अलावा 66 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया, इसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। प्रथम भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय जो है ये योजना आयोग था, इसको समाप्त कर दिया गया। 2015 के अंदर नीति आयोग ने जगह ले लिया। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग ने इंडिया में कृषि जलवायु प्रदेश को 15 प्रदेश में बांटा है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि सामुदायिक विकास 1952। इसके अलावा भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर, ये तीनों परियोजना, भाखड़ा नांगल भी इसमें इससे पहले वाले शिफ्ट में शायद पूछा है, हाँ इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा है। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां दुर्गापुर और केला भुलाई, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है ये 2019 में चला है ना। क्योंकि यहाँ बात क्यों उठा यहाँ पर, क्योंकि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है इसी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF लगाया गया था। तो ICF कई है, तो ICF चेन्नई जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करता है ना। इसके अलावा थर्ड में बोकारो इस्पात संयंत्र FCI की स्थापना, ये सब थर्ड में हुआ था, और पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध भी हुआ था। चतुर्थ में बहुत चीज हुआ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे, है ना, और गलती मेरे से भी हुई है कि इस क्वेश्चन को मैं पहले नहीं बताया था, यहाँ तक मैं नहीं सोच पाया था, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बताया था मैं, है ना, तो ये बच्चे आप लोग बनाए होंगे। तो ये बेला त्रिवेदी है अभी, और यही शायद ऑप्शन में था, है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो फातिमा बीबी 1989। फातिमा बीबी से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पे, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। फातिमा बीबी का हाल में ही निधन हो गया, 2024 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, 17 में से एक जने ये भी है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरी महिला न्यायाधीश थी सुजाता मनोहर। आने वाले समय में अगर एग्जामिनर का मन बढ़ जाए, फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछ दिया तो याद रखिएगा सुजाता मनोहर है। इसके अलावा अब तक सुप्रीम कोर्ट में मात्र 11 महिला न्यायाधीश आई है अब तक, 1950 से अब तक, यानी कितने साल हो गए, 75 साल तो होने को आए, है ना। इसके अलावा जो अभी कार्यरत महिला है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपका एक हिमा कोहली है। ये पहले तेलंगाना न्यायाधीश में चीफ जस्टिस भी बनी थी, तेलंगाना की प्रथम चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की। इसके अलावा बीबी नागरत्ना है और बेला त्रिवेदी है। तो यही 3 महिला अभी कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद तथा सुप्रीम कोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सब दिन बताते हैं रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, पेन चोरी वाला ऑप्शन एग्जाम्पल आपको याद होगा कि पेन चोरी में जो सजा होती है वही हाई कोर्ट भी देता है। तो इससे मैं देहाती भाषा में समझाता हूँ, रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है।
है, नाम से स्पष्ट है ना, रिकॉर्ड है ना। तो ये 129 और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यालय है 215 से, है ना। रिकॉर्ड अभिन्यालय या फिर क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय, है ना। हाई कोर्ट 124 आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट 214 आर्टिकल में है, ठीक है। मैंने बहुत सारे चीज को आपको बताया है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश 2 को पहले लिख दीजिए 213, है ना। सुप्रीम कोर्ट 124, 2 को पहले लिख दीजिए 214, ये हो जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है भाई। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को परामर्श, अपीलीय और मौलिक अधिकार तीनों प्राप्त है, यानी 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आधुनिक स्वरूप में 28 जनवरी 1950 को आया था और प्रथम जो CGI बने थे ये जस्टिस हीरालाल कानिया, और वर्तमान CGI जो है ये 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़ साहब है ना। हाई कोर्ट के अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, 33+1 हो सकते हैं, है ना। परतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में करा गया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महिला न्यायाधीश बता दिए, अभी बात हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को जो नियुक्त करते हैं, है ना, तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इनकी रिटायरमेंट का एज क्या है, 65 वर्ष, और हाई कोर्ट में कितने हैं, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 32 का प्रयोग को रीट जारी करते हैं। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से रीट जारी करते हैं, 226 से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र अधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का रक्षक भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगर संविधान का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो फिर आप न्यायपालिका को भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, मैंने कहा था कि 3 जरूर याद रखें, है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 से टॉप 3 है जनसंख्या के मामले में, है ना। और टॉप 3 है कम जनसंख्या के मामले में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो आपके सामने है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो है 2011 में किस प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी, या फिर कितने ऐसे प्रदेश हैं जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ या उससे अधिक है, तो मात्र 3 होगा। बाद में क्या आप देखते हैं तो यहाँ 9 करोड़ पे आ जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, एकदम 10 करोड़ नहीं था, अब तो हो गया होगा। इनके अलावा जनगणना की सारी डाटा मैं आपको दे चुका हूं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है, दूसरा पुदुचेरी में, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन में कोरवा दिया गया था, तो यही आंसर होगा। कर्नाटक से आएंगे तो यक्षगान भी होता है, कुनीता भी होता है, भूतकोला, है ना, करगा, वीरगस्से, उगादी त्योहार, ये कर्नाटक में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं फसली त्योहार कौन सा मनाया जाता है कर्नाटक में, तो फिर उगादी आंसर हो जाएगा। उगादी नव वर्ष है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हर जगह मनाया जाता है, तीनों जगह। तो ये वे फसल से संबंधित हो गया, तो फसली त्योहार। अगर त्योहार पूछ रहा है तो फिर अगर ऑप्शन में दे रखा उगादी तो उगादी हो जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र ये आपका कहां पे है, कर्नाटक के अंदर है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। एक बच्चे तो बोल रहे हैं कि बांसुरी बजाने वाला पूछा गया था, एक बच्चे बोल रहे हैं तबला बजाने वाला पूछा गया था। खैर, बजाओ चाहे बांसुरी और बजाओ चाहे तबला, है ना, ये दोनों मैं आपको जो है बता चुका हूं, ठीक है, कि कौन कौन कलाकार है। चाहे आप बांसुरी बजाइए चाहे तबला बजाइए, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपके घर परिवार में जो भी पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में मैं अधिक अच्छा कंटेंट ला के दूंगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये चीज़ आप भी जानते होंगे, है ना। और दोस्तों जो PDF है हमारा क्लास नोट की, जो प्रैक्टिस सेट की PDF है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके जो है PDF बाय कर सकते हैं, है ना। 35 रुपये से स्टार्ट है, 90 रुपये तक की है। मैं तो यूँ कहेगा कि जो बच्चे SSC की फुल तैयारी करते हैं कि मुझे हर हाल में SSC की नौकरी करनी है, तो वो 70 रुपये वाली PDF ले लें। और जो है मैं कहता हूँ ना कि 70 से 80% क्वेश्चन मेरे PDF से ही आएंगे, और अगर आपने प्ले लिस्ट देख लेता तो क्वेश्चन छूटने की बात ही नहीं आती, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि कल था आपका 22 फरवरी 2024 और SSC GD का कल एग्जाम था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैं 4th शिफ्ट वाला एनालिसिस नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गई होती है और भी काम होते हैं, तो अगले दिन कराते हैं हम। अगले दिन क्या, मॉर्निंग में काफ़ी टाइम भी होता है, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लेंदी जरूर हो जाता है, लेकिन इतना फैक्ट दे दूंगा कि अगर कोई कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी अगर ये भी देख के एग्जाम में चले जाए, तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इस सिंगल वीडियो से मिलाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो भेजे हैं, भाई साहब का नाम है अवनीश गुप्ता जी, है ना।
अवनीश गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं ये तो नहीं लिखे। अवनीश गुप्ता जी भेजे हैं, इन्होंने कहा कि सर मैं आपका सभी PDF लिया हूँ 5721 और मैं जो है ग्रुप बना के, जो हमारे बैच के लड़के हैं ग्रुप बना के हम लोग सब कुछ किताब को त्याग करके बस इसको रटते हैं और आपका प्लेलिस्ट देखते हैं और सभी एग्जाम में लगभग 95% जीके सॉल्व हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और इसी तरीके से और ये जागरूकता फैलाइए ताकि कम समय में एक सटीक वे में जो है जीके जीएस की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। मैं इसी पे काम करने के लिए आया ही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाते ही रहते हैं, भर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं। अरे आदमी का दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, और जीके जीएस पढ़ने से ही खाली नौकरी नहीं होती है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ो उतना जितना काम आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। देखिए क्या क्या पूछा गया था। मनरेगा में कितने दिनों की काम की गारंटी दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी आप ये क्वेश्चन जाने होंगे, आप ऐसे भी जाने होंगे, बहुत ही लो लेवल की ये क्वेश्चन है। तो 100 दिनों की काम दिया जाता है। मनरेगा पहले नरेगा बना था, फिर इसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया तो हो गया ये मनरेगा, है ना। मनरेगा या फिर नरेगा की जो बात उठी थी तो अधिनियम आया था 2005 में, है ना। अधिनियम 2005 में आया था और 2005 में अधिनियम आने के बाद इसकी स्थापना जो है 2006 में करी गई थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 2006 में स्थापना हुई और अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर जो है मनरेगा कर दिया गया। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ से आया। 2005 में अधिनियम बना, 2006 में स्थापना हुआ और 2009 में जो है इनका नाम बदल दिया गया। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी कार्यक्रम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गारंटी कार्यक्रम है मनरेगा, जो आपका जो है 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी रखती है 100%। इनके अलावा एक डाटा के अनुसार 2022-23 तक मनरेगा में जो वर्कर है, जो लगे हैं, जो सक्रिय एक्टिव कर्मचारी है। अच्छा, एक्टिव कैसे ज्ञात करते हैं कि भाई मनरेगा में कौन एक्टिव है और कौन जो है ना पैसिव है ना। तो ऐसे ज्ञात करते हैं कि मनरेगा में एक जॉब कार्ड बनाया जाता है ना, अब है ना जॉब कार्ड बनता है। तो जिनके जिनके जॉब कार्ड बने हैं और आ भी रहे हैं, एब्सेंट नहीं चल रहे, तो एक्टिव माना जाता है। तो 15.5 करोड़ जो है सक्रिय वर्कर माने गए हैं। इनके अलावा मनरेगा का उद्देश्य क्या है। गरीब परिवारों को, जो अत्यधिक गरीब है, उनको रोजगार प्रदान कर जो है, जो गरीबी की ढांचा है, जो खाई है, उनको कम करना। इनके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये 1948 में आया था। ठीक है, मनरेगा का कार्य का निष्पादन किसके माध्यम से होता है। तो मुखिया जी के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आया था। 1952 में प्रथम 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। ठीक है, 5 ईयर प्लान, FYP, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दादा, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि स्थलीय सीमा से सटे कितने भारतीय राज्य है, या फिर ये पूछा था कि भारत में स्थलीय सीमा वाला कितना जो है राज्य है ना। तो यहाँ पे आपको जलीय सीमा वाला याद हो तो स्थलीय सीमा वाला आप खुद ही निकाल देंगे छाट के। ध्यान रहे यहाँ पे यूटी नहीं पूछा था, सिर्फ राज पूछा था। ठीक है, तो यूटी पूछेगा तो दुगो और उधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज है ये आप देख सकते हैं कि जो तटीय रेखा है, मैंने बताया है कि 9 है। कौन सा 9 तटीय राज्य है। तो एक तो यहाँ पे आप ये पीला कलर का गुजरात को देख रहे हैं, दूसरा ये हरा कलर को मुंबई को देख रहे हैं, तीसरा ये छोटा सा नीला कलर को गोवा को देख रहे हैं, फिर बड़का पीला को कर्नाटक को देख रहे हैं, बड़का हरा को तमिलनाडु और ये छोटकू नीला को केरल को देख रहे हैं। तो इतना इस साइड कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अब इधर से ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश ये पीला वाला, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, और ओडिशा से ऊपर जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल ये राज्य है। पुदुचेरी जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। तो मुझे इसे काउंट नहीं करना है क्योंकि राज्य का पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 स्टेट है जलीय। तो बाद में की क्या हो जाएगा, स्थलीय। और टोटल कितना है 28, तो घटा देंगे 9 को, है ना, कितना बच जाएगा 18। ठीक है, तो नहीं भैया, कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएंगे, है ना। गणित कितना कमजोर हो गया है मेरा, है ना। 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, है ना। तो 19 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को है। ये जो तटीय राज्य है, इन तटीय राज्य में, है ना, तटीय राज्य की जो है टोटल तटरेखा की लंबाई कितनी होती है ये आपसे पूछा जाता है ना, 7516। इसके अलावा जो आपका मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर। इसके अलावा तटरेखा में सबसे अधिक बड़ा तटरेखा किसकी है, तो ये गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा है। दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे बड़ी है। इसके स्थान पे सबसे छोटू तटरेखा गोवा की है ना। ये सब ध्यान
ध्यान रखेंगे। बाद में कि मैंने ये भी बता दिया है कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी क्या होती है, सागर क्या होती है, महासागर क्या होती है, गल्फ क्या होती है ना, मैनग्रोव क्या होती है, ये सभी के सभी बता दिए। पठार क्या होती है, पहाड़ क्या होती है, पेनिनसुलर किसे कहते हैं, ये सब के सब क्लास में बता दिए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत में जो तटीय राज्य है ये बता दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 गो है ना, ये क्रमबद्ध है। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान बिहार का है। ये मैं 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भारत में स्थलीय पड़ोसी देश पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। जलीय पड़ोसी देश की बात करेंगे तो मालदीव और श्रीलंका है, ठीक है। इनके अलावा हम थोड़ा सा आ जाते हैं, अपनी पड़ोसी के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तब उनसे आपको सीख मिलती है। अगर आपसे वो जल रहा है तो आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, एकदम फिक्स रखो ये बात मन में, ठीक है। तो भारत में पड़ोसी देश के जो रिलीजन है ये कौन कौन से हैं, आबादी में जो रिलीजन है किस धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ से CGL सब में भी क्वेश्चन आ जाता है। और मैं आपको SSC बेस्ट प्योर कंटेंट पढ़ाऊंगा, जो आपके SSC के एग्जाम में जिस लफ्ज में मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हाथ के छाप निशान डाल के वैसे ही नजर आएगा, कोई भी काटने छाटने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हैं मैं पेपर प्रिंट नहीं करता, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर देता, ये अपने मुखार बिंदु से लिखते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आवाज फिसल के साथ को साथ लिखा जाता है ना, क्योंकि जो है मैं से लिखता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है आपका चीन, ये बता दिए। तो यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग रहेंगे जरा देख लेते हैं। तो चीन, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका है ना, बौद्ध धर्म नहीं, म्यांमार, हाँ सही है, म्यांमार और श्रीलंका बौद्ध धर्म। तो ये चारों में बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा निवासी जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इन तीनों में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। और नेपाल में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो नेपाल में रहते हैं दादा आपका हिंदू धर्म के लोग। तो नेपाल और भारत लगभग सेम हिंदू धर्म के लोग रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। हिंदू की आबादी कितनी थी इंडिया में 2011 में, कोई बच्चा कोई शेर बताइए कितना था, 79.8 के करीब, यानी 80 के नीचे था, ठीक है, यानी 80% था। 17.22% था आपका क्या, मुस्लिम की आबादी, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी इस्लाम धर्म के जो लोग निवास करते हैं कौन सा देश है वो, तो इंडोनेशिया है, अपना पड़ोसी देश इंडोनेशिया। यहाँ पे सबसे अधिक जो है इस्लाम समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे अपना इंडिया ही है, 2 नंबर पे अपना इंडिया ही है कि इस्लाम धर्म के लोग निवास करते हैं भैया। इसके अलावा चीन की भाषा मैंदारिन, चीन की भाषा मंदारिन, नेपाल की भाषा नेपाली, म्यांमार की भाषा बर्मी, मालदीव्स की भाषा दिवेही, दिवेही अपना लक्षद्वीप की भी भाषा है, आपला बोला दिया गया। देखिए मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कभी कभी इधर की लक्षद्वीप में है ना। अफगानिस्तान की भाषा दारी, श्रीलंका की भाषा सिंगली और तमिल, है ना। भूटान की भाषा जोंगखा। और इसके अलावा अगर आपसे अफगानिस्तान की भाषा में दारी नहीं रहे तो पश्तो रहता है, ठीक है, दारी या पश्तो, तो ये दोनों भाषा है। तो ये भाषा हो गया, ये धर्म हो गया। अब आते हैं किसकी छोटकू सीमा है, किसकी बड़कू सीमा है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, कितना, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटू सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 या 108 किलोमीटर, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे लगती है अफगानिस्तान, तो ये लद्दाख वाली पोर्शन में लगती है, यहाँ पे अपना टॉप पे, यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो ये आपका ग्राफ है, यहाँ से आने वाले दिन में आपको क्वेश्चन इंतजार कर रहा है एग्जाम के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि भाई पश्चिमी की जो अपना घाट है उसको विस्तारता के अनुसार क्या क्या नाम दिया गया है। तो ये काठियावाड़ी तट कहाँ पे किस पोर्शन में है, गुजरात के तट को आप काठियावाड़ी तट कह सकते हो, गोवा के तट को आप कोंकण तट कह सकते हो। अगर आप गोवा के नीचे आएंगे तो जो कर्नाटक से ऊपर, केरला तो मलबार है, ये जो आपका गोवा से नीचे थोड़ा सा आएंगे ना कर्नाटक के पास, तो इसे आप केनरा तट कहेंगे। और कर्नाटक के नीचे यानी केरल के सामने आएंगे तो मालाबार तट। इसीलिए ये क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। ये जो आप भी शेप देख रहे हैं यहाँ पे केरल और तमिलनाडु है ना, दोनों का जो है अपना ये है भी से तमिलनाडु जो है ये पूर्ण रूप से न तो पश्चिम में है न तो पूर्व में है, ये मिलन बिंदु पे है। इसीलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान यहीं पे होता है, नीलगिरी में, ठीक है। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का तट है ना, उत्तरी सरकार भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, है ना।
अच्छा, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तो समझ में आता है ना। ये वाला जो आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इन दोनों की और ऊंचा वाली चोटी भी आपको याद रखना है। अच्छा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। अच्छा, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये महेंद्रगिरी पर्वत लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप काट दीजिएगा, इसे आप जिंदगरहा कीजिएगा, जिंदगरहा, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पश्चिमी घाट का कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है, अन्नामलाई या कार्डेमम हिल, इलायची पहाड़ी, कहाँ पे है, केरला के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा टुडे एग्जाम की पीडीएफ फैसिलिटी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो अभी ऑफर में आपको 113 क्लास की हमारी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर इतना ही पढ़ लिया तो एसएससी के एग्जाम में 3 साल तक आपको कोई नहीं जो है टक्कर में और कहाँ पढ़े हो चक्कर में वाली बात हो जाएगा, ठीक है भाई। 113 क्लास की पीडीएफ मिलेगी। 113 क्लास में अगर एक क्लास में 200 जीके की बात होती होगी और 113 में जोड़ लीजिए, हालांकि 5% रिपीट भी होती होगी, क्योंकि इतना तो ध्यान रहता नहीं है। मौखिक रूप से तो जरूर रिपीट होगा, लेकिन लिखित रूप से रिपीट नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। तो इतना। इसके अलावा आपको जो है टॉपिक वाइज 20 से ज्यादा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा इन पीडीएफ के साथ। तो मात्र 70 रुपए की एसएससी क्लास है, 35 रुपए की आपकी बिहार एसएससी बिहार दरोगा के लिए है, 35 रुपए की यूपीपी के लिए है। यूपीपी के एग्जाम तो कैंसिल होना चाहिए, अभी तक तो कुछ निर्णय मुझे नहीं लगा है कि निकला है। अगर आप टोटल लेते हैं तो 100 या 90 रुपया में, 90 रुपया में कोई 2 और 100 में तीनों, तो आप ले सकते हैं। ज़्यादा सोचो कहीं मेरी चूक न जाए, ये बात सही लिखा हूँ मैं, ऐसा कोई हवा में नहीं लिखा हूँ। और आप अगर ये बाय करना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इन्हीं का नंबर दिया गया है, आप कर सकते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? अभी देखिए, मैं कल ये बात भी बोला था कि भाई पंचवर्षीय योजना बनाते ही क्यों है, हालांकि पूर्णतः सफल नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा भी सफल हो जाता है, यानी डिमांड से ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो विफल रहा था आपके सामने है, ये लक्ष्य घोषित किया गया था और ये प्राप्ति हुई थी। तो पहला काफी अच्छा खासा सफल रहा था, 2.1 हमने मांगा, 3.6 हमें मिला, वाह। इसके अलावा 4.5 मांगा, 4.1 तो असफल रहा। 5.6 मांगा, 2.8 मिला, बहुत असफल रहा। 5.7 मांगा, 3.3, 4 4 4 83, तो एगो ये सफल रहा। तो पहला सफल रहा, 5वां सफल रहा, यहाँ लिखता हूँ पहला, 5वां आने वाले दिन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। गेंदर ने इसको छेड़ दिया है, मधुमक्खी के छत्ते पे ढेला फेंक दिया है। 5.2 5.7 यानी छठा, है ना। इसके अलावा 5 से 6.2 7वां, इसके अलावा 5.6 से 6.8वां, इसके अलावा 6.5 से 5.4 खत्म में गया, 8 से 7.4 खत्म हो गया, 9 से 8.3 चलो गया। तो अपना जो है मात्र 5 योजना सफल रहा। कितना रहा भाई? 5 योजना सफल रहा। 1 5 6 7 8, 5 के बाद 8 तक लगातार सफल रहा। उसके बाद जो है आपका 1 सफल रहा, बाद बाकी सभी असफल रहा था योजना अपना। 12 में कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश का। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है। अब जो मैं बताऊंगा ये बहुत बड़ी बात है, लॉन्ग लास्टिंग आपको जो है रिजल्ट देता रहेगा। ये वर्ड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसी नृत्य में भामाकल्पम नृत्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है, ठीक है। और ये देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है। कौन सा? कुचिपुड़ी। इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी में हुई थी। इस नृत्य क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप या बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है ये सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो जो भी रेड्डी सरनेम के जो है आपके कलाकार होंगे सभी लगभग कुचिपुड़ी से होते हैं, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, है ना। इसके अलावा गुरु वेम्पति सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे आ जाएंगे? कुचिपुड़ी के अंदर आ जाएंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टार लगा दिया हूँ। भरतनाट्यम के बारे में समझते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। इसे पहले सादिरट्टम कहा जाता था। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि अग्नि नृत्य राजस्थान में एक प्रकार का फोक डांस भी किया जाता है, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन किया जाता है। तो अग्नि नृत्य जो है फोक डांस भी है और शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम को कहा जाता है। इसके अलावा यह एकल महिला नृत्य है, यानी इसमें ग्रुप में डांस नहीं होती होगी, सिंगल महिला होती है। था ऐसे वाला होता है ना, आपने देखा
देखा होगा कौन सा पिक्चर था भाई, कौन सा पिक्चर था वो, हालांकि वो डांस जो है अलग है लेकिन ऐसे शास्त्रीय नृत्य किया है वो, आमी जे तुमा, ये वाला गीत है ना। इसके अलावा कई शैली होते हैं भरतनाट्यम के, जैसे पंडनल्लूर शैली, बजबूर शैली, इस प्रकार से। इनके अलावा जो आपका इन्हें शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है भरतनाट्यम में, अभंग, सभंग, त्रिभंग। नृत्य को 4 स्टेप में फरमाया जाता है, कैसे, अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। एक एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रमुख कलाकार की में बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति मैडम, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि भाई ये जो है कुचिपुड़ी भी कर लेती है, और यामिनी मैडम ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली के अंदर किया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। सोनल मानसिंह ये भी जो है भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी कर लेती हैं। इनके बारे में एक और रिकॉर्ड है कि 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त की थी सोनल मानसिंह। पद्मा सुब्रमण्यम और पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मिणी बैजंती माला कहाँ गई नहीं लिखा है, ठीक है भैया, बैजंत, हाँ लिखा है यहाँ पे, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया भरतनाट्यम के लिए। हालांकि बैजंती माला से आने वाले दिन में एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे और पूछता हुआ मुझे दिख रहा है, ये पूछेगा कि बैजंती माला का निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था। नीचे में आपको नृत्यांगना देगा ही नहीं या फिर नृत्य देगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या मारोगे, गायकी नहीं, उस कंडीशन में आप एक्ट्रेस यानी हीरोइन, अभिनेत्री मारना, ठीक है, यानी अभिनय करती थी। इसके अलावा टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, है ना, आर मुथुन कनमल, नर्तकी नटराज, है ना, कुमारी कमला, बी हेरामनाथन, ये सभी के सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए कलाकारों में से हैं। कुमारी कमला की बात करेंगे तो ये 1953 में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताजपोशी में परफॉर्म करने के लिए गए थे। अल्बर्ट हॉल जो है ब्रिटेन में है, लता मंगेशकर भी गई है उनके अंदर, है ना, अल्बर्ट हॉल परफॉर्म करने के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नर्तकी नटराज ये 2019 में भरतनाट्यम के अंदर पद्म श्री पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला है नर्तकी नटराज। आपने रामनाथ कोविंद साहब को इनको पद्म श्री देते हुए देखे होंगे आप, है ना, बहुत ही शालीनता भरा एक नमस्कार करती है झुक के, कितना मनमोहक दृश्य था वो। इनके अलावा ये आपका ये बता दिए सब कलाकार जो है इनसे संबंधित है भरतनाट्यम से। इनके अलावा इनका जो है जिक्र कहाँ पे मिलेगा आपको, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलेंगे, किताब का नाम है भाई, और नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण, इसमें आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों किताब भरतनाट्यम से अवगत कराते हैं। हालांकि नाट्य शास्त्र सिर्फ भरतनाट्यम पे ही लागू नहीं होता है, नाट्य शास्त्र का नाम ही नाट्य शास्त्र है, यानी जो भी हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो भी वाद्य यंत्र वगैरह की इस्तेमाल होती है आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा। इनके अलावा यह देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है, कौन सा भाई, भरतनाट्यम। इनके अलावा मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम में अगर जो है गॉड पूछ लिया तो शिव कीजिएगा ना, शिवा, लॉर्ड शिवा जो है इसमें गॉड के रूप में माने जाते हैं। इनके अलावा मोहिनी अट्टम यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, सभी नृत्य में सबसे कठिन स्टेप वाला नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है मोहिनी स्वरूप की, ठीक है, केरल की है। ओडिशा की नृत्य में आएंगे तो ओडिसी नृत्य जो है ये प्रमुख ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है, यह देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा या भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। इस नृत्य के अभिलेखीय साक्ष्य जो है उदयगिरी की गुफा, है ना, जो उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखिए उदयगिरी का गुफा एमपी में भी है, लेकिन वहां की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहा, जहाँ पे इस नृत्य की साक्ष्य देखी जा सकती है आपको, है ना, चित्रित रूप में। इनके अलावा कलाकार की बात करेंगे गुरु केलुचरण महापात्रा, मीनाती मिश्रा, इलियाना सिस्टारिस्टी, ये विदेशी मूल की है, इलियाना डिक्रूज को तो आप जानते ही होंगे, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, ठीक है। इंद्रानी रहमान कई सारे नृत्य कर लेती है जिसमें ओडिसी इसका फेमस सेक्टर रहा। इनके अलावा सोनल मानसिंह के बारे में बता दिया, भरतनाट्यम भी करती है, 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी थी। इनके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य में कथक, मणिपुरी, सत्रिया भी है। कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया असम का है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने किया था। सत्रिया नृत्य असम की शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट है। संघ राज क्षेत्र के संविधान के किस भाग में है भाई, क्या एक, है ना भाई। इसके अलावा 1 से 4 तक आर्टिकल देखेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, ये आपका जो है 5 से 11 देखेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। संविधान के भाग 4 डीपीएसपी है, 36 से 51 तक है। संविधान के भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 5 में 52 से 151 तक संघ है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
जो नागरिकता है, ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। संविधान के भाग मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, 6 है। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये बात आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो और भी मजा आ जाता है। वो कहते हैं ना, दाल भात के ऊपर पापड़, तो बड़ा मजा आता है ऐसे ही। इसके अलावा संविधान के भाग 6 में राज्य है, 152 से 237 के बीच में राज्य की जो भी चीज है वर्णित होंगे। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 238 आर्टिकल को निरसित कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए भाग 7 के ख में जो चीज था वो भी निरसित हो गया। इसके अलावा संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है 239 से ये कहां तक होगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के छोड़ा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं कल या परसों ही पढ़ाया हूं इस चीज को। इसके अलावा संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत है, 9A में नगर नियोजन है और 9B में सहकारी समिति के गठन का प्रावधान करा गया है। ये जो तीनों भाग है 9, 9A, 9B, उसको कौन सा आर्टिकल विशेष रूप से जो है आपको इसमें प्रावधान मिलेगा? तो 243 में इन आर्टिकल के बारे में, इन भाग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कराएंगे आपको, क्योंकि 243 एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल पे वीडियो है, इंपोर्टेंट फोक डांस, इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है ना, इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स, वाद्य यंत्र है ना। इसके अलावा और क्या क्या बोलते हैं, जनगणना, जो 5 ईयर प्लान, जो भी है सभी टॉपिक वाइज में बना के दिया हूँ एक ग्राफिकल मोड में, नो बकवास, सीधी बात वाली क्वेश्चन मतलब क्लास। तो आप लोग विजिट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही हम बोले, है ना। तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा टॉपिक वाइज का जो है प्लेलिस्ट के लिंक। संविधान निर्माण के समय कितने आर्टिकल, कितने भाग, कितने अनुसूची? तो 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची। आज कितने अनुसूची? 12 अनुसूची। आज कितने भाग है? तो 22 ही भाग, लेकिन हो गया है 25 भागों में विभक्त, क्योंकि 4 से 4 का ए, 9 से 9 का ए, 9 से 9 का बी बन गया। इसके अलावा 395 आर्टिकल्स का आज जो है 450 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से यह 1951 में देना स्टार्ट किया गया था। और जब मैं आपको बताया था कि संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप अवार्ड में 3 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है और संगीत नाटक अकादमी में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तभी मैं मौखिक रूप से इस बात को बताया था। और एक चीज और भी बताया था मैं कि भाई ये जो राष्ट्रमंडल खेल आजकल आप देख रहे हैं, पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। फिर उसी के साथ एक बताया था जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब सुनोगे तो फायदे में रहोगे दादा। तो राष्ट्रपति पुरस्कार होगा यहाँ पे आंसर। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 1952 में करा गया था। पहला अध्यक्ष PV राजमन्नार साहब थे संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी भारत में किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित करने के लिए ऑथराइज्ड संस्था है। इसके अलावा अकादमी फेलो सम्मान में एक ताम्रपत्र, अंग वस्त्रम और 3 लाख रुपए की जो है कैश पुरस्कार देते हैं अगर आपको फेलोशिप अवार्ड मिला है तो। लेकिन अगर सीधे सीधे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है आपको तो ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम तो कॉमन है, लेकिन राशि घट के हो जाएगा 1 लाख रुपया। आप वैसे ही समझिए जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो पद्म विभूषण थोड़ा बड़ा होता है, पद्म भूषण थोड़ा उससे छोटा होता है। उसी प्रकार से फेलोशिप हमेशा बड़ा होगा। फेलोशिप जो है एक लिमिट है, इतना ही आदमी को दिया जाएगा, लेकिन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कितना हो आदमी को दिया जा सकता है, ठीक है। फेलोशिप में आई थिंक 10 आदमी का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, मैं भाई थोड़ा इसमें जो है भूल रहा हूँ। हाँ 10 ही आदमी को है जी, क्यों भूलना क्या है भाई, भूलने के लिए थोड़ी आए हम इस दुनिया में, ठीक है। इसके अलावा कथक नृत्य, कथक केंद्र भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पोषित संस्था है। पोषित मतलब देख रेख में, निगरानी में जो है फलते फूलते हैं। तो ये 1964 में स्थापना किया गया था, दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा H2 किस रासायनिक तत्व का रासायनिक नाम है? अब ये क्या बकवास, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये भाई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन है, H में क्या हाइड्रोजन है, He होता तो हीलियम हो जाता, है ना।
इसकी तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जितना बात मैं बोलूँगा उतने आपके खोपड़ी में होना चाहिए, तभी एग्जाम में काम आती है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले इसके सभी 18 भाग का नाम आपको पता होना चाहिए मुँह जवानी, ठीक है। इसमें ये ज्ञात होना चाहिए 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, ये ज्ञात होना चाहिए। ये जो प्रिंट आपके सामने स्क्रीन पे चमक रहे हैं ये मोसले साहब का है, ये ज्ञात होना चाहिए परमाणु भार के अकॉर्डिंग काम करता है या अरेंज किया गया है। ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें जो है तत्वों को एक जैसे जाति के लगभग तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसीलिए इसे पढ़ने में आसानी होती है। ये ज्ञात होना चाहिए इसमें 118 ज्ञात तत्व है। ये ज्ञात होना चाहिए 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु हैं, या फिर सेमीकंडक्टर आप कह सकते हैं इनको, ठीक। तो इतना याद हो गया। फिर इसमें हम बात करते हैं SPDF ब्लॉक किसे कहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का पहले दोनों 3 से 12 डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। और जो आपका ये 13 से 18 है ये पी ब्लॉक होता है। और जो निचला लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से हो गया भैया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, एक मिनट, SPDF है ना, ये एस, ये हो जाता है डी, ये हो जाता है पी और ये हो जाता है एफ। थोड़ा सा जो है बोलने में क्रम में उल्टा है, जो 3 से 12 है और डी ब्लॉक एलिमेंट है, संक्रमणीय धातु भी कहते हैं, मेटेलिक गुण पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आवर्त सारणी से भी एग्जामिनर CGL तक के एग्जाम में एक छोटू सी लल्लू सी क्वेश्चन पूछता है। कैसे बताएं? बोलता है कि आपको पता है कि जो दाईं तरफ है ज़्यादातर जो है आपके अधातु कैटेगरी के सामान को रखा गया, जैसे ये हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये नोबेल गैस है। तो ये भी आप अधातु में ही बोलोगे ना, ये तो किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो है ना। तो लेकिन पूछा जाता है कि बाएं साइड कौन सा अधातु तत्व है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ही दिखता है हमें, तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है। बाएं साइड कौन सा अधातु तत्व है जो एक ज्वलनशील प्रवृत्ति के है, तो ये भी आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो अपने को चीजों को ठीक से देखना है। बाएं साइड कौन सी धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये है भैया सोडियम। और सोडियम और पोटासियम, सोडियम और आपका मैंने बताया है पोटासियम, इन दोनों का नाम किससे लिया गया है, ये बहुत ही मैंड करता है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि सोडियम का एस तो है नहीं, पोटासियम का पी तो है नहीं सूत्र, इसका तो Na है भाई। Na मतलब ना नहीं भाई, Na मतलब नेट्रियम, और के मतलब कैसा, कैलाश नहीं, के मतलब कैलियम, यहां से लिया गया है, ठीक है भाई। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या बताया, 15 तत्व होंगे, क्योंकि आपको यहां से 57 से चलता है, 89 से चलता है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं तो 14 से काम चला लेंगे, बट 13 नहीं मारेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम गैस को गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन में मिलाकर सांस लेने के लिए यूज किया जाता है, जो पीठे पे सिलेंडर लाद के जाते हैं, पानी में उतरते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनके तैयार हुआ था। कुल कितने तत्व थे, 63 तत्व थे, ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारा खाली स्थान छोड़े गए थे कि भविष्य में तत्व को आएगा, बात भी सत्य हुआ, लेकिन ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जगह कम था, इसमें 9 वर्ग 7 आवर्त थे, इसमें 18 वर्ग अभी आधुनिक वाले में है, अब मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है। हालांकि ये भी आधुनिक मत से ही प्रभावित है, ऐसा नहीं कि ये ओल्ड मत से प्रभावित है, ठीक है, ये भी आधुनिक मत से ही प्रभावित है। इसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसमें परमाणु भार पे चीजों को सजाया गया था, तो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई था। इसके अलावा जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है ना, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आप सभी समझते पढ़ाया हो, तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस महोदय ने किया था। तो कैटालिस्ट के रूप में निकेल, पैलिडियम और प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेरक भैया, उत्प्रेरक बताया था, गांव घर में पहले दही जमाती थी दादी नानी, आज भी घर में जमाते हैं। तो क्या करते हैं कि प्राचीन सिक्का जो होता है ना, प्राचीन सिक्का 1 रुपए वाली, जिसपे गेहूं का बाली छपा होता था, ये सिक्का इसमें गिरा देते थे, और दही जमने के बाद ये सिक्का फिर एज इट इज निकाल लेते थे। तो सिक्का को कुछ हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दही एकदम कारगर जमता था, क्योंकि ये जो सिक्का है कैटालिस्ट का काम करता था, जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसे फास्ट करता था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, है ना, ये पूछा था, या फिर किसने किया था ये पूछा था, या फिर कहां से हुआ था, मैं एक एक डाटा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, गुजरात के साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी मार्च चलाए जाने के जो प्रमुख नेता है कौन है भाई, गांधी जी। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख आंदोलन में आएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917, अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1920, खेरा सत्याग्रह गुजरात में 1918, है ना, एगो खेरा आंदोलन भी होता है जिसकी इसवी अलग होती है, ये महात्मा गांधी वाली खेरा आंदोलन है, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद आंदोलन 1918, 1930
1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और 1948 मृत्यु को प्राप्त, जहां जाना है सबको, है ना। इनके अलावा गांधी जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख लेखों में यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन समाचार पत्र, गुजराती भाषा के सभी गांधी जी ने किए मतलब चलाए थे। गांधी जी 1993 में अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं और भी ये प्रतियोगिता जो है दूसरे वर्ष मनाते हैं, हर दूसरे वर्ष, हर साल नहीं मनाते हैं। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। गांधी जी आदान प्रदान किए थे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। अब गांधी जी त्याग दिए तो रविंद्रनाथ टैगोर भी त्यागे होंगे, क्योंकि दोनों उपाधि भी लिए थे तो एक ही साथ में करेंगे जी, है ना। तो ये जो है ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं मेरा मकसद भाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाइटहुड की उपाधि दे दिए, वापस कर दिए थे, है ना। अब इसे याद रखने में अगर आपको तकलीफ होता है कि केसर हिंद किसका होगा, नाइटहुड किसका होगा, तो आप जानते हैं कि गांधी जी भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन जो अधिकतम लेख लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो जो ज्यादातर लेख अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। तो नाइटहुड, है ना, कैसा लग रहा है, अंग्रेजी का शब्द लग रहा है, तो अंग्रेजी वाले से जोड़ देना है ना, किससे, रविंद्रनाथ टैगोर से, है ना। और केसर हिंद, जैसे कि जानते हैं राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, तो हिंद अपना मिट्टी का खुशबू आ रहा है ना इस शब्द में, तो गांधी जी से जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, और जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब से शांति निकेतन है उसको, यूनेस्को में भी जगह मिला है। इसके अलावा गांधी जी को 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, कहां से, सिंगापुर रेडियो से। गांधी जी जॉन रस्किन की किताब 1 to this last से प्रेरित थे। गांधी जी फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म से जुड़े थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी और अम्बेडकर साहब के समझौता 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गांधी जी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद किए थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। असहयोग आंदोलन में देश के सभी समुदाय का भरपूर साथ मिला था। फिर भी कुछ ऐसे नेता हुए जो अपना जो है क्रियाकलाप छोड़ दिए थे, अपना रोजगार छोड़ दिए थे, ताकि असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक हुआ जा सके। वो कौन थे भैया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, वो वकालत छोड़ दिए थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, जो मध्य प्रदेश में है ना, अध्यक्षता के लिए पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए थे, लेकिन फिर इस्तीफा दे देते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, महाकवि कालिदास के द्वारा। कालिदास को, है ना, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के अन्य लेख में आएंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुन संहारम, ये सब जो है आपका कालिदास के प्रमुख लेखों में से है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, माफ कीजिएगा, गीत गोविंद के लेखक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव हैं। और सेन वंश के संस्थापक कौन होते हैं भाई, सामंत सेन, सामंत सेन, ठीक है भैया। इनके अलावा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों ही किताब कौन लिखे हैं, हर्षवर्धन साहब ने लिखे हैं, जिसके काल में ह्वेनसांग भारत आया था, समझ रहे हैं ना। थानेश्वर कन्यज दुगो राजधानी थे हर्षवर्धन के, ये वर्धन वंश के थे, है ना, और अपने भाई की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे, है ना। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध भी किया था नर्मदा के किनारे 618 ईस्वी में। एक एक बात ध्यान रखेंगे, कहाँ कौन सा छप जाए पता नहीं। जबकि हर्षचरित्र और कादम्बरी, इन दोनों के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। इनके अलावा बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष घोष, नहीं भाई, अश्वघोष, अश्वघोषा, ये बुद्ध चरित्र के लेखक है। बुद्धों का रामायण भी कहते हैं बुद्ध चरित्र को। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कवि हरिसेन। कवि हरिसेन कौन है भाई, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है सिक्का पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है गुप्तकालीन सिक्का में। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ जरा पढ़िएगा, नामा वाला 7 बुक के लेखक को याद करते हुए कमेंट करें, जैसे अकबरनामा, जंगलनामा, शाहनामा, शाहनामा, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था आपको अभी जादूनामा आया है। इसके अलावा बाबरनामा, हुमायूंनामा, इसके अलावा एक और आया है जंगलनामा, है ना। तो ये जो भी है बताइएगा जरूर, है ना, इसके, हाँ, कि कौन से कौन लिखे हैं। इंडिका के लेखक कौन है भाई, मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। इसके अलावा गंगोर फेस्टिवल कहाँ, राजस्थान में। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान में, इसके त्योहार पे, गंगोर के त्योहार पे घूमर नृत्य किया जाता है महिलाओं में। और घूमर नृत्य जो है पहले भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की आराधना करने हेतु चलाया गया था, लेकिन आजकल जो है ये राजस्थान के हर ओकेजन पे जो है आपका किया जाता है। राजस्थान के अन्य त्योहारों में आएंगे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है कलबेलिया को, 13 ताली होता है, कठपुतली होता है, घूमर होता है, चंग होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार में महिंद्रा का कार भी है ना। थार बहुत अच्छा डिजाइन है भाई।
इसके अलावा है ना, गर्मी के दिनों में राजस्थान में गर्म हवा चलती है, लू। राजस्थान के प्रमुख नदियों में बनास नदी, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। राजस्थान में जैन तीर्थ स्थल दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह सेकेंड और उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह सेकेंड ने किया था। उदयपुर को वर्तमान में रामसर शहर का दर्जा दिया गया है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है तथा जयपुर को पिंक सिटी या चार दीवारी की शहर, चार दीवारी नहीं होता है, घेरा हुआ वाला, घेर देते हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कुंभलगढ़ के किला को भारत में चैनई का दीवार या फिर भारत में सबसे विस्तृत किला या फिर भारत का महान दीवार की संज्ञा दी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो पांचवी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करना। मैं खाली उद्देश्य लिखा हूं। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थ में पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति। पांचवी में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो पूछा गया है। छठी में है ना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए गरीबी शब्द से 3 बार आपके पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है, लेकिन गरीबी के जो आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन पांचवी में, गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि आपका दिया गया था छठी में। इसके अलावा एक बार और है गरीबी, अभी आप इसी स्लाइड में देखेंगे, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो खाली गरीबी देखे और 5वीं मार दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास करना, इस प्रकार से सभी लिखा गया है। ये PDF आपको प्राप्त हो जाते हैं टेलीग्राम पे रात को 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, किसी न किसी एक्टिव प्लान से जुड़े हुए हैं, है ना, कोई PDF लेके अभी हाल फिलहाल जिसका PDF बाकी हो और एक्टिव प्लान में हो तो उनको जो है एट अ टाइम दिया जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में बनाई गई थी, तो मैं बता चुका हूं, है ना, ये सब बता चुका हूं। तो सीधे आगे निकलता हूं। योजना आपका आज के काल जरूर ध्यान रखें, ये 1966 से 1969 के समय को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा असद अली खान पूछा था कि किससे संबंधित है? तो ये रुद्र बीना से संबंधित है। मैं स्किप इसलिए किया हूं कि 2-3 दिनों से ये चीज पूरा याद करवा दिया हूं भाई। तबला के अन्य प्रमुख कलाकारों में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गोदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 23 में जो है पद्म विभूषण भी मिला था, 24 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा सितार के प्लेयर पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख। बांसुरी की हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया। सरोद के अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। रुद्र बीना ये पूछा गया था असद अली पूछा गया था, सादिक अली रुका हुआ है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम, दालचंद शर्मा, पखावज, यू कृष्णन, मैंडोलिन। इनके अलावा PR श्रीजेश का किस खेल से संबंध है भैया? गोलकीपर, हॉकी। कृष्णा पाठक, वरुण कुमार, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, तनक सेरेन, नीलकंठ शर्मा, मानदीप सिंह, सुमित, हॉकी है ना। इनके अलावा हॉकी के वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में स्टार्ट, 1971 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे गलत लिख गयो है ना, यहाँ भैया 1975 कर लेना, ठीक है। 1975 में जीता है, 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ। ग्रेस एक्का, मोनिका, नवनीत कौर, वंदना कटारिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नवजोत कौर, इशिता चौधरी काफी पूछे जाते हैं। ये महिला हॉकी के खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं। ज्योति याराजी कल पूछा गया था, आंध्र प्रदेश की बाधा दौड़ की खिलाड़ी है, हर्डल रेस की खिलाड़ी है। निखत जरीन, मैरी कॉम, स्वीटी बुरा, न्यूतू घनघस, लवलीना बुरगोहन, ये सभी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मीराबाई चानू, कर्नो मलेश्वरी, जेरमे लाल नरुंगा, कुंज रानी, वेंकट राहुल, सतीशन शिवलंगम, उर्मिला देवी, ये सभी के सभी वेट लिफ्टर हैं, पेशेवर वेट लिफ्टर हैं भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही है? ऐसा पूछा गया। केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के प्रयोग करके, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल जो है उस राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 से राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपने जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं 165 से करते हैं। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर एट ए टाइम कार्य करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिया गया था। राज्यपाल की योग्यता की बात करेंगे तो 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, है ना, कोई भी लाभ के पद पे ना हो, तथा संसदीय तथा राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये बात ध्यान रखें, ना हो, है ना।
राज्यपाल का अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। सबसे अधिक तरलता किस मुद्रा की? भाई देखिए ये क्वेश्चन किया हूं, मैं बोल रहा हूं ना 19 तारीख वाले में 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही नहीं आते। वहां पे मैं ट्रेजरी बिल की परिपक्वता की अवधि बताया था कि भाई ये 45 दिन वाली नहीं होती है, 91, 182 और 364 दिन वाली होती है। फिर मैं इसकी जो है डिटेल दिया था, यहीं पे मैं एक दिया था डिटेल। यहाँ देखिए नीचे मुद्रा आपूर्ति की 4 माप होती है, M1, M2, M3, M4 अवरोही क्रम में आपको रखा गया है, माने घटता क्रम। तो सबसे अधिक क्या होगा? M1। तो यहाँ पे सर्वाधिक तरलता ही पूछा है तो M1 होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा इंडो अमेरिकन कैंसर डॉक्टर जिसे जो है व्हाइट हाउस फॉलो पुरस्कार मिला है, ये है कमल मेघनाजनी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है भाई, यही एक क्वेश्चन है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन से खेल को पहली बार शामिल किया गया? ये है आपका भाई, मैं बता दिया था इसमें कौन कौन से खेल को शामिल किया गया, फिर भी देख लीजिए। ये बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटराव, स्क्वायर मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू, पेनका का सिलाट, इसके अतिरिक्त नौकायान और ताइक्वांडो को भी शामिल किया गया। तो इनमें से कोई हो सकता है। 43 खेल हुए थे इस बार, 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था। शुभंकर का नाम रखा गया था मोगा, और गोवा के कितने शहर में? तो 5 शहर में। ये 5 शहर का नाम जरा सुनेंगे, मपुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा, बास्को। एक बास्को पटना एक्सप्रेस भी चलता है, इधर से ज्यादा रहता है, मैं देखता रहता हूँ इसको। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री हरि नटराज, जिन्होंने 8 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रंज, 10 मेडल। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले और प्रीति नायक, 4 स्वर्ण और 1 रजत। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में विजेता कौन है? महाराष्ट्र। उपविजेता कौन है? सर्विसेज। महाराष्ट्र को कितने पदक मिले थे? 228, है ना। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पे होगी? उत्तराखंड में होगी। प्रथम बार राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था? 1940 में बंबई में, लेकिन बीच में स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक के मतलब आधुनिक स्वभाव में ओलंपिक के तर्ज पे जो ये खेल होने लगी, ये 1985 दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए आप काउंट करेंगे तो अभी 37-38वां चलेगा। तो ये थे दोस्तों के धुआंधार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कर ले, अगर पैसा न लगता हो तो, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।